सीएम धामी पहुंचे लोहाघाट के मायावती आश्रम पहुंचकर स्वामी सुहृदानंद महाराज से की मुलाकात। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हैं इस आश्रम की यादें। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में हरेला पर्व को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को दी जिम्मेदारी। हरेला पर्व पर 5 लाख पौधे लगाने का लिया बीजेपी ने संकल्प। गैरसैंण पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। तहसील परिसर में किया धरना प्रदर्शन। सांकेतिक रूप से तहसील परिसर में की तालेबंदी। देहरादून में डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी ने बुलाई अहम बैठक। बीमारियों की रोकथाम के लिए टीम बनाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और आज से शुरू हुआ कांवड़ मेले का आयोजन। कांवड़ मेले के पहले दिन हजारों कांवड़िए पहुंचे हरिद्वार। गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। चौकस रही व्यवस्थाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुड़ियानी स्थित मां पूर्णागिरी कॉलेज पहुंचे। स्काउट एंड गाइड शिविर के समापन कार्यक्रम में सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शैक्षिक परिसर का शिलान्यास किया और कहा कि शैक्षणिक संस्थान से निश्चित रूप से चंपावत शिक्षा का हब बनेगा, जिससे यहाँ के बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ के बच्चे चंपावत जिले के साथ राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने संस्थान के संचालन को बधाई देते हुए कहा कि ये संस्थान अपने उद्देश्यों में सफल हो। देश भर के कृषि मंत्रियों के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया। सम्मेलन में उत्तराखंड के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी बेंगलुरु पहुंचे, जहां उनका स्थानीय रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। वहीं सेमिनार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती, किसान सम्मान निधि और डिजिटल कृषि सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेजेंटेशन और डिस्कशन होगा। इस दौरान मंत्री ने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन के निष्कर्ष के बाद उत्तराखंड के किसानों को भी कई प्रकार से लाभ होगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून की। उत्तराखंड के गैरसैंण में विधानसभा का सत्र नहीं होने पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस मुद्दे को लेकर गैरसैंण में विधानसभा भवन में तालाबंदी की। वहीं भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने हरीश रावत की तालाबंदी पर कहा है कि हरीश रावत प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं। पांडे ने आगे कहा कि उनकी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि रावत के सीएम रहते उन्हें प्रदेश की जरूरत और बदलाव को लेकर बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। राज्य की जनता जानती है कि उनका हित किस में है। रावत को अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। हरीश रावत जी हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब वह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इस प्रदेश के बदलाव के लिए, प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको बहुत कुछ करना चाहिए था। तो उनके ज़माने पे न स्वास्थ्य में, न शिक्षा में, न खेल में, न पंचायतों में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ घोटाले हुए। तो अब इन अवस्थापनाओं में तालाबंदी करने से प्रदेश की जनता आकर्षित होने वाली नहीं है। यह प्रदेश की जनता जानती है कि उनका हित किसमें है, प्रदेश का विकास किसमें है। वो अपना संगठन संभाले, अपने दलों को संभाले। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ वो स्टंटबाजी करके दिखाएं, इसकी बजाय वो अपने परिवार को ठीक करें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा उपलब्धि उनके हित में भी होगी।
उत्तराखंड में भाजपा ने हरेला पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में पौधरोपण की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री अरविंद पांडे को दी है। पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हर बूथ पर 20 पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा हरेला के तहत 6000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि 23 जून से अब तक 94,000 कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। अभी तक कुल 60,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। 5 लाख पौधे हरेला में लगाने का लक्ष्य है, जिससे पर्यावरण संरक्षण हो सके। लगभग 94,000 कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की है। जो हमारे बूथ हैं, जो संगठन ने आह्वान किया, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से अभी तक लगभग 60,000 के आसपास पौधे को लगाया गया है। जो पूरे प्रदेश की जानकारी अभी तक मेरे पास है, जो 23 जून से अभियान चल रहा है। वृक्षारोपण का संगठन का आह्वान है और मुझे ऐसा लगता है कि जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का आह्वान है, जो कार्यकर्ताओं से उम्मीद किया है, मुझे लगता है कि कम से कम 5 लाख के आसपास पौधा लगाने का लक्ष्य हमारा है और ये पूरा कर लिया जाएगा। पवित्र सावन मास की आज से शुरुआत हो गई है। सावन के पहले दिन हरिद्वार की गंगा नदी पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। गंगा नदी में स्नान करने और भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए लोग दूर दूर से हरिद्वार पहुंचे। भीड़ को देखते हुए प्रशासन के बीच चाक चौबंद इंतजाम देखे गए। कांवड़ यात्रा भी आज से शुरुआत हो चुकी है। इसको देखते हुए 2 चरणों का ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। प्लान का पहला चरण 17 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगा। वहीं दूसरा चरण 24 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक लागू रहेगा। फिलहाल कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही भारी वाहनों के हरिद्वार हाईवे पर आने पर रोक लगा दी गई है। कांवड़ यात्रा होने में बहुत विराट रूप में इस बार कांवड़ होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भगवान शिव हरिद्वार में रहते हैं। महादेव ने दक्ष को वचन दिया था कि मैं 1 मास कनखल में रहूंगा, तो महादेव 1 मास कनखल हरिद्वार में रहेंगे। देखने के लिए, उनको पाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको रिझाने के लिए लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार आएंगे और भगवान की उपासना करेंगे, भगवान को जल चढ़ाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान के लिए जल लेकर के जाएंगे। और 12 से 15 घंटे तक हमारा नित्य अभिषेक 1 मास तक रक्षाबंधन तक चलेगा। इस बार वाला जो कांवड़ है, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है पुलिस और प्रशासन के द्वारा, जो हमें अदर स्टेक होल्डर से सूचनाएं मिल रही है, अभी तक का सबसे बड़ा कांवड़ होने जा रहा है। कोविड के कारण तो इस बार विंड हमारे पास लोगों के पास अवसर है घरों से बाहर निकलने का, तो आता का सैलाब उमड़ने की संभावना हम मान रहे हैं। और जहाँ तक आपने व्यवस्था की बात कही, 2019 के कंपेयर इस बार हम थोड़ा अच्छी स्थिति में हैं। हमारी रोड वाइड हो चुकी है, जो सिंगल लेन चला करता था वो डबल लेन हो गया है, तो उसी हिसाब से हमारी प्लानिंग चल रही है। हमने पूरे मेला क्षेत्र, पूरे डिस्ट्रिक्ट को 6000 के आसपास हमारी पुलिस बल इस पर डिप्लॉय होनी है। टोटल प्लानिंग चल रही है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए काफी महत्व रखता है। इस माह में शिव भक्त दूर दूर से आकर गंगा में स्नान कर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। उत्तराखंड में भी दूर दूर से शिव भक्त हरिद्वार और ऋषिकेश में आकर गंगा में डुबकी लगाते हैं और भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं। शिव भक्तों के उत्साह और पूजा को लेकर श्रद्धालुओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मराज ने। कांवड़ पट्टी मार्ग पर, और हम आज से आपको बता देते हैं, आज से भगवान शिव की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। उन्हीं के साथ शिव भक्त, कुछ हमारे साथ ऐसे भी शिव भक्त हैं, वो काफी दूर दूर से हैं। आइए उनसे भी जानेंगे किस तरह से, आप कहाँ से आए हैं? मैं मजनूटिया दिल्ली से आया हूँ। हाँ, तो किस आधार पे आज शिव भक्त क्या अपने कर्तव्य की ओर जा रहे हैं? किस आशीर्वाद और माँ गंगा का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं? जी, मैं ये यात्रा मैंने इसलिए करी है कि देश से आतंकवाद का खात्मा हो, जो देश के अंदर सुख शांति हो, भारत के अंदर सुख शांति हो और विश्व के अंदर भारत का वर्चस्व और ज्यादा बढ़े और सब धर्म एक होकर रहे और धर्म के नाम पर जो दाग लगाते हैं वो लोग खत्म हो और आतंकवाद खत्म हो, महंगाई खत्म हो, गर्मी की मार कम हो, सब मिल के रहें, मिल के बढ़ेंगे। हर हर महादेव। ऐसे कुछ हमारे साथ और भी सदस्य हैं, आइए उनसे भी जानेंगे कि आज भगवान शिव की जो यात्रा है उन्हें किस तरह से देखते हैं और कहाँ से आए हैं।
और आज गंगा जल लेके वापस अपने कर्तव्य की ओर जा रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष जी कहाँ से आए हैं? चिड़िया से आए हैं। चिड़िया से हैं, तो आप अपने कर्तव्य की ओर जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? सही तरह जा रहे हैं। अभी तो बढ़िया माहौल बना हुआ है यहाँ पे, तो अभी तो आगे देखते हैं क्या होता है भाई। आगे तो बना कुछ करना है अभी तो रिंग ठीक है, साफ तौर पे हम आपको बता देते हैं, भगवान शिव के जो दर्शन है, माँ गंगा के जो दर्शन होते हैं, लगभग आज जो कांवड़ मेला यात्रा शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं हर एक देश के हर एक कोने से यहाँ श्रद्धालु पहुँचता है। मैं धर्मराज, IND 24। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रायवाला छावनी में पॉलीक्लिनिक की आधारशिला रखी। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उन्होंने इस योजना से पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होने की बात कही। केंद्र सरकार सैनिक और पूर्व सैनिकों के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। यह भी उसी क्रम में एक योजना है। पर जो एक्स सर्विसमैन की डिपेंडेंसी है रायवाला में, वो तकरीबन 12,000 है। जो अभी हमारा यहाँ जो ECHS जो पूर्व सैनिकों के लिए जो सेटअप था, वो एक टेम्परेरी टाइप का सेटअप था। ये बिल्डिंग वगैरह जो है उनके फौजी उसमें चल रही थी, पर ECHS को अपना बिल्डिंग और वो ऑथराइज है, तो उसके लिए जो है अभी एक नई बिल्डिंग जो है यहाँ पर सैंक्शन हुई है इस इलाके के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ जितने भी यहाँ के लोकल जितने एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो उसका आज इनॉग्रेशन है। रक्षा राज्य मंत्री जो है वो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको आज इनॉग्रेट करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पूर्व सैनिकों के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ क्रिएट की जा रही गवर्नमेंट के लिए। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर R राजेश कुमार ने डेंगू और मलेरिया से रोकथाम के लिए शिविर का आयोजन किया। साथ ही विभाग अधिकारियों की एक बैठक भी ली। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए जागरूकता टीम बनाने के साथ ही QRT क्विक रिस्पांस टीम बनाने के निर्देश दिए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, आशा, आंगनबाड़ी समेत कई लोगों को शामिल करने को कहा। वहीं काम में लापरवाही बरतने वालों पर जुर्माने की चेतावनी दी है। पहले मैंने अभी मीटिंग ली थी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, और प्रशासन इसमें काफ़ी सतर्क है, और क्योंकि हर 3 साल में डेंगू का प्रेवलेंस जो है ज़्यादा रहता है, और 2022 में बताया जा रहा है कि काफ़ी इसमें प्रेवलेंस रहेगा। तो इसी के संबंध में सभी विभागों के साथ मीटिंग ली थी, और हमने इसमें फ़िलहाल ये आइडेंटिफाई किया है पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे कि कहाँ कहाँ ज़्यादा डेंगू का प्रेवलेंस था। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाई हुई है जो फाइन का काम करेंगे, और हम लोग अवेयरनेस टीम्स भी बना रहे हैं जो जनता को जागरूक करेंगे कि आपको एक ही जगह पे पानी इकट्ठा नहीं होने देने हैं। जैसे गमले हैं, पॉट्स हैं, गार्डन है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट पानी होना नहीं देना है। ये हम अवेयर कराएंगे जनता को, और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ फाइन की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम लोग प्रमोशनल वीडियो और मटेरियल्स भी बनाएंगे जनता को जागरूक करने के लिए, जो सिनेमा घरों में भी प्ले किए जाएंगे, और जहाँ जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग इसको सर्कुलेट करें। रुड़की में आम आदमी पार्टी की एक बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह और प्रदेश संगठन सचिव नरेश सब्बरवाल मौजूद रहे, जिसमें रुड़की की कार्यकारिणी का गठन और पंचायत चुनाव में पार्टी की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान नरेश सब्बरवाल प्रिंस ने कहा है कि कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वहीं पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर कहा कि आरक्षण गलत है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी का रुड़की में बहुत बड़ा संगठन तैयार करने जा रहे हैं, और रुड़की में ही नहीं, रुड़की जो जिला घोषित किया गया है जिसके कि प्रभारी माननीय प्रेम सिंह जी बनाए गए हैं,
पूरे रुड़की जिले की जो हमारे पास 6 की 6 विधानसभा हैं, 6 की 6 विधानसभा में सबसे पहले रुड़की में एक मजबूत संगठन तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस के 3 कद्दावर लीडर जो हैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो अब होने जा रहे हैं, ये सबसे पहले हम सरकार की घोर निंदा करते हैं। हम सरकार की इस बात की खिलाफत करते हैं कि सरकार ने परिसीमन जो है वो सही तरीके से नहीं किया है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस गलत आरक्षण के जरिए वो विधायक जो हैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये आरक्षण रद्द किया जाए। चमोली के देवाल खेता मोटर मार्ग पर लोगों के लिए आवाजाही करना किसी चुनौती से कम नहीं है। ग्रामीण अपने संसाधनों से सड़क का मलबा हटाकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। यह सड़क PMGSY विभाग की है, यानी कि इसे जिलाधिकारी ने अब निर्देश दे दिए हैं कि भूस्खलन वाले स्थानों पर JCB मशीन को तैनात रखें ताकि राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन विभाग ने कोई भी JCB अभी तक तैनात नहीं किए, जिससे क्षेत्र की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। थराली में कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर बीते दिन बाधित हो गया। इस दौरान मोड़ा मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पहले भी इस स्थान पर BRO ने 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को खोला था। बता दें कि बीती शाम भारी बारिश के चलते इस मोटर मार्ग पर बड़े बोल्डर और मलबे के आ जाने से सड़क पर आवागमन रुका हुआ था। इस दौरान यात्री बीती रात तक सड़क खुलने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि BRO के आला अधिकारियों के मुताबिक सुबह ही सड़क को खोलने के लिए मशीनरी तैनात की गई और राजमार्ग को यातायात के लिए जल्द ही सुचारू रूप से संचालित भी किया जाएगा। ऋषिकेश में शहरी विकास विभाग वाही सामने आई है। हरिद्वार रोड किनारे एक भूखंड में हजारों टन कचरे का निस्तारण नहीं हुआ, जिससे पार्षदों में भी गुस्सा है। पार्षदों का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़ा निस्तारण के लिए करीब 6 करोड़ रुपए स्वीकृत थे। यह पैसा शहरी विकास विभाग के पास पड़ा है। बावजूद विभागीय अफसर इस बजट को नगर निगम को रिलीज करने को तैयार नहीं है। सेंटर ने रिलीज करा हुआ है लीगेसी वेस्ट के लिए। वो लीगेसी वेस्ट को हटाने के लिए सेंटर से पैसा हमारा 6 करोड़ रुपए आ गया है स्टेट पर। बड़ा दुख का विषय है कि वो आज तक पेमेंट रिलीज नहीं हुई, जिससे वो कूड़े का ढेर एसडीटी से कूड़े में हम लोगों के वार्ड में भी कूड़ा उठाने में गाड़ी वालों को दिक्कत हो रही है कि वहाँ पर गाड़ी बहुत ज़्यादा कूड़े से लाइन लग जाती है। और अगर इस तरीके का नहीं होता है तो हम लोगों ने आज डिसाइड करा है कि हम लोग 21 तारीख को सचिवालय जाएंगे और सचिवालय में अपनी बात रखेंगे। नहीं मानी गई तो हम वहाँ पर धरना देंगे उस स्थल पर, और तब तक देंगे जब तक इस तरीके जो हमारी लीगेसी वेस्ट का पेमेंट रिलीज नहीं हो जाता। कूड़ा जो गलियों से या शहर से जो गाड़ों से उठ रहा था वो कूड़ा नहीं उठ पा रहा, और उसका ना उठने का कारण ये है कि जहाँ ये कूड़ा इस समय पड़ रहा है वो मशीनें सारी बंद हो गई पैसे के अभाव से। कूड़े डालने के लिए एक गाड़ी सुबह 7 बजे आती है और रात शाम को 8 बजे खाली हो पा रही है। वो कूड़े का ढेर लगा हुआ, सड़कों पे जो कूड़ा बिखरा पड़ा है। हमारा एक मांग है कि अगर आप इस पैसे को रिलीज कर दें, और अगर ये पैसा रिलीज नहीं करते तो हम 21 तारीख को सारे पार्षद सचिवालय में जाके हम प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। अब खबर देहरादून से। यहां पर रायपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने घर में आग लगा ली। बता दें कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि शिवलोक कॉलोनी के एक मकान में आग लग गई है, जिसमें घर के अंदर एक व्यक्ति फंसा हुआ है, जिस पर रायपुर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां घर के अंदर भयंकर आग लगी हुई थी। वहीं आग की लपटों पर काबू पाते हुए पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया और आग और धुएं के प्रभाव से व्यक्ति घर के किचन में बेहोश पड़ा मिला। जैसे पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद उसको सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति काफी समय से कैंसर से पीड़ित बताया जा रहा है, जिस कारण वो डिप्रेशन में था और घर पर कोई पारिवारिक सदस्य ना होने के चलते उसने खुद को अंदर से बंद कर लिया और आग लगा दी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऊधम सिंह नगर की,
यहाँ पर खटीमा के पास किलपुरा के जंगल में एक तस्कर हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में दरअसल मौत हो गई। सूचना के बाद रेंजर और वन विभाग के उच्च अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हाथी की मौत की आशंका दरअसल हाथियों में आपसी संघर्ष का होना बताया जा रहा है। इस दौरान मौत का सही कारण जानने के लिए 2 पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा हाथी का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, जिसके बाद ही हाथी की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हाथी जो घायल अवस्था में है, जो काफ़ी चोटें लग रहा है, तो उसे उस सूचना पे जो यहाँ का रेंज स्टाफ यहाँ पहुँचा तो मौके पे पाया कि जो हाथी है वो मृत है। और जो प्रथम दृष्टया जो ये लग रहा है, ये आपसी संघर्ष का मामला लग रहा है। सही जो भी इसमें जानकारी मिलेगी वो पोस्टमार्टम के उपरांत प्राप्त। खटीमा में यूपी सीमा से लगी 17 मील चौकी क्षेत्र में फायरिंग का एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल का नाम मुकेश बताया जा रहा है। ये वारदात भगचुरी बंडिया ग्राम की है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में मुकेश को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेने गया था, फोन किया, आया घर से, मैंने कहा पैसे दे दो भाई, साल भर हो गए, क्यों नहीं पैसे दे रहे? तो बोला पैसे नहीं दूंगा। मैंने क्यों नहीं दोगे, काम किए? पूछा क्यों नहीं दोगे? तो बोला कि मैंने ये बोल दिया कि भाई पैसे काम नहीं, पैसे लूँगा मैं। तो बोला कि पैसे ले लूँगा। मैंने जैसे ले लूँगा भाई। तो बोला कि तभी रहो बताता हूँ। मैंने क्या बता देगा भैया? तो घर से अंदर गया, घर से पैसे चल रहा है मारा था। तब मैंने समझा, रोका, जब तक इधर। मुकेश नाम का एक व्यक्ति जो बंडिया से जमौर से बताए जा रहे हैं, उनके पैर में गोली लगी है, बाएं पैर में, और उनका एक्सरे करा करके इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर है। भगचुरी में 2 युवकों के बीच में कहासुनी के बाद गोली चली है, जिसमें एक युवक के जान में गोली लगी है और फिलहाल वो खतरे से बाहर है अभी, और उसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी तक परिजनों द्वारा किसी प्रकार की तहरीर दी गई है। तहरीर प्राप्त होकर इसमें जो भी कार्रवाई है की गई है। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में बना कृषक भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बता दें, भवन का उद्घाटन साल 1994 में हुआ था। लगभग 28 साल पहले बने इस भवन की हालत खस्ताहाल हो चुकी है। मामला संज्ञान में आने के बाद विधायक गोपाल सिंह राणा ने कृषक भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पहले भी इसकी मरम्मत के लिए उन्होंने अपने निधि से 50,000 रुपये दिए थे, लेकिन आज भी इसकी हालत दयनीय बनी हुई है। इस जर्जर कृषक भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कृषक भवन जो विकासखंड खटीमा में बना हुआ है, जो 94 से बना हुआ है, इसका भी हमने विधायक जी ने मौका मुआयना करा तो इसकी स्थिति बड़ी खराब है। इसको लगभग थोड़ा जीर्णोद्धार करने के लिए लगभग 20 लाख रुपये कम से कम धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विधायक जी को अवगत करा दिया है। देखिए, कृषक भवन बहुत पुराना, हमारे उस समय हमारे प्रधानगढ़ थे, उन्होंने अपना राजनीति का पैसा हुआ करता था, सबने थोड़ा थोड़ा दिया तो कृषक भवन बना। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की योजना में इसको रखेंगे, स्थापित करेंगे, और भी तमाम योजनाएं, क्योंकि मेरा ट्रैवल एरिया है, ट्रैवल क्षेत्र है, हम ट्रैवल सप्लाई भी रख सकते हैं, बीडी भी रख सकते हैं। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस बार कांवड़ यात्रा में पुलिस के 10,000 जवान सुरक्षा में रहेंगे। आपको बता दें, ड्रोन से भी कांवड़ यात्रा पर विशेष नजर रखी जाएगी। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि यात्रा की सुरक्षा के लिए 300 सीसीटीवी हरिद्वार बॉर्डर से कुंभ क्षेत्र तक लगाए गए हैं। देहरादून पुलिस के 100 अतिरिक्त कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ एटीएस और बॉम्ब स्क्वाड की अतिरिक्त टीमें भी लगाई गई हैं। कांवड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर डीजीपी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराकर यदि कांवड़ी ये आते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। कांवड़ियों के लक्ष्मण झूला और नीलकंठ में प्रवेश को लेकर भी पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। कल से ही शुरू मान रहे हैं हम, क्योंकि कल पूर्णिमा है।
और कल ही हरिद्वार में भीड़ आना शुरू हो जाएगी। और हमारी फोर्स अगर हम हरिद्वार ऋषिकेश दोनों क्षेत्र को मिलाकर देखें नीलकंठ, तो लगभग 10,000 की फोर्स लगी है। हमारी तैयारी पूरी है और जैसा कि हमने इंटरस्टेट मीटिंग जो है मुख्यालय लेवल पे की, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग जो है सभी जिलों ने अपने अपने बॉर्डर के जिलों से कर ली है और सारा हमारा आपसी समन्वय हो चुका है। और जो प्रशासन की व्यवस्था है उनसे भी लगातार उनके साथ मिल करके भी इनकी बैठकें चल रही हैं। देखिए, हमारी अपनी ओर से बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है। हमारे 300 से ज़्यादा CCTV कैमरे हरिद्वार क्षेत्र में लगे हैं और 100 से ज़्यादा ऋषिकेश और नीलकंठ क्षेत्र में लगे। 400 प्लस CCTV कैमराज है। उसके ऊपर से ड्रोन कैमराज का भी हम यूज करेंगे। देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।